हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर नंबर 1, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो पार्ट 2 के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैप्टर का नाम देख के आपको क्या समझ आ रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आप सही हैं बिल्कुल। इस चैप्टर के अंदर हम समझने वाले हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल थ्योरी की एंड ऑल दैट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, क्या ह्यूमन बींग्स दूसरी चीज़ों से अलग है? ऑफ कोर्स अलग है। किस तरीके से अलग है वो हम देख लेते हैं। तो ह्यूमन बींग्स और दूसरी स्पीशीज़ से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स पोजेस रीज़न, यानी कि कोई भी एक्शन उन्होंने लिया, कुछ भी उन्होंने किया तो उसका उनके पास एक रीज़न होता है। सेकेंडली, वो अपने एक्शंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि वो सोच विचार करके ही एक्शन लेते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की एबिलिटी होती है। दूसरे स्पीशीज़ अपने थॉट्स को, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वो अपने आइडियाज़ को नहीं शेयर कर सकते। ठीक है, वो ये नहीं बता सकते क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या उनके लिए डिज़ायरेबल है, वो नहीं डिस्कस कर सकते इन चीज़ों को, जबकि ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। अब पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस को एनालाइज करने वाले हैं कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है, कौन सी बेस्ट फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, क्या लॉज हमारी फ्रीडम को लिमिट करते हैं, स्टेट की जिम्मेवारी क्या होती है उसके सिटीजन्स के प्रति, एक सिटीजन की दूसरे सिटीजन के प्रति क्या जिम्मेवारी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। इस पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। अब पॉलिटिकल थ्योरी ये भी देखती है कि जो स्कूल, शॉप्स, बसेस, ट्रेन्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जहाँ पर हम रोज़ाना जाते हैं, इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर फ्रीडम, इक्वालिटी जैसी टर्म्स किस हद तक फॉलो होती हैं, क्या हमें फ्रीडम और इक्वालिटी सही में मिल भी रही है। तो पॉलिटिकल थ्योरी ये देखती है कि ये जो पॉलिटिकल टर्म्स है जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, इनकी डेफिनेशंस एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, और गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी, प्रैक्टिसेस के अंदर हमें क्या मॉडिफिकेशंस लानी चाहिए कि हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी और ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो सके। तो ये भी पॉलिटिकल थ्योरी का एक कंसर्न होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? नेता लोग, ऑफ कोर्स। तो पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर, यानी कि पावर को समझना इज पॉलिटिक्स, और पावर के लिए संघर्ष करना इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी सोसाइटी का। कोई भी सोसाइटी बिना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिना किसी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आए हैं जो कि लोगों की हेल्प करते हैं उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत सारे तरीक़ों से लोगों को इकट्ठा रहने में हेल्प करते हैं, और उनकी एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेवारी है वो भी ये बताते हैं लोगों को। गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये पॉलिटिक्स का मेन कंसर्न होता है, मेन फोकस होता है। पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट तक ही कन्फाइंड नहीं है। भाई, गवर्नमेंट को हम इतना ज़्यादा क्यों पढ़ने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर रोज़ाना इतनी डिबेट क्यों होती है? क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली हम लोगों की लाइफ्स को अफेक्ट करती है बहुत अलग अलग वेज में। जैसे कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, फॉरेन पॉलिसी बनाती है, एजुकेशनल पॉलिसी बनाती है, ताकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, ताकि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके एक अच्छे स्कूल में जाने की, एक अच्छी जॉब हम पा सके, एक डिसेंट सी जॉब हमें मिल जाए। तो इसी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर रोज़ इतनी डिबेट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो डायरेक्टली हम लोगों की लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ये जो पॉलिसीज़ हैं ये हम लोगों की लाइफ को बेटर कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर एक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट या करप्ट हो तो ये पॉलिसीज़, ये गवर्नमेंट हम लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के एक्शंस हम लोगों को डीपली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वी टेक लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट्स डू, इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है उन मुद्दों में। हम एसोसिएशंस बनाते हैं, हम कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि गवर्नमेंट हमारी डिमांड सुने। जैसे कि अभी किसान आंदोलन हुआ था कुछ टाइम पहले, तो ऐसे कुछ एसोसिएशंस बनाई जाती हैं। हम बहुत सारे मुद्दों पे नेगोशिएट यानी कि डिबेट और डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ कि गवर्नमेंट सही कर रही है या नहीं कर रही है, उसे क्या करना चाहिए। इन टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं जब गवर्नमेंट को हमें मनाना होता है कि गवर्नमेंट को अब ये लॉज हटा देने चाहिए, अबॉलिश कर देने चाहिए, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं। अगर मैं सम अप करूं, पॉलिटिक्स कब अराइज होती है? जब लोगों के विचार मैच नहीं करते, अलग अलग होते हैं। जब लोग सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है लेकिन दूसरा पर्सन सोचता नहीं ये गलत है, तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स उभर कर आती है, अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं कुछ अच्छा सोच के, जबकि दूसरे लोगों को हो सकता है वो लॉज अच्छे ना लगे। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक चीज़ अच्छी हो सकती है, साथ ही साथ दूसरे पर्सन के लिए वो अच्छी ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स अराइज होती है, हम लोगों की अलग अलग विजन्स की वजह से, अलग अलग सोच की वजह से पॉलिटिक्स अराइज होती है। इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल नेगोशिएशंस। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन, बहुत ज़्यादा डिबेट और डिस्कशंस होती हैं, उसके बाद कहीं जाकर कलेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं। एक लेवल पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रही है, हम ये देखते हैं। दूसरे लेवल पे हम देखते हैं कि लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं, क्या लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये हम दूसरे लेवल पे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कुछ वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं और उनके ऊपर ही बेस्ड पॉलिसीज़ बनती है। इसी वजह से हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी जैसे आइडियाज़ पॉलिटिकल थ्योरी में हमें पढ़ाए जाते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी को शेप करते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ ने ये जो प्रिंसिपल्स और ये जो वैल्यूज़ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर रखे हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने कर रखे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रात भर में नहीं आए, इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बहुत ज़्यादा पहले से ही डिबेट्स और डिस्कशन चलते आ रहे हैं इन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किए गए हैं। जैसे कि कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, उस टाइम से लेके B.R. अम्बेडकर वाले टाइम तक, या फिर अभी भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं इन वैल्यूज़ के ऊपर, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर। कौटिल्य, एरिस्टोटल, जीन जैक्विस रूसो, कार्ल मैक्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा डिबेट करी है इन प्रिंसिपल्स, इन वैल्यूज़ के ऊपर। हम 5th सेंचुरी BC की अगर बात करें तो उस टाइम पे प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे लोग जो हैं वो अपने स्टूडेंट से पूछते थे क्या मोनार्की बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है। हमें लगता होगा कि आज के टाइम पे टीचर्स पूछती हैं कि मोनार्की बढ़िया है, ये पॉलिटिकल इश्यूज उस टाइम पे भी डिस्कस किए जाते थे। आज के टाइम पे रूसो जो थे उन्होंने सबसे पहले फ्रीडम को एज अ फंडामेंटल राइट बनाने की डिमांड करी थी, ठीक है। कार्ल मैक्स ने आर्ग्यू करा था कि इक्वालिटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फ्रीडम है। महात्मा गांधी ने फ्रीडम या फिर स्वराज का असली मतलब बताया था अपनी बुक हिंद स्वराज में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बताया, आर्ग्यू किया था कि शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी कंसिडर करना चाहिए और उन्हें कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इन मुद्दों पे बहुत लंबे टाइम से डिबेट चलती हुई आ रही है और अभी भी चल रही है। ये जो आइडियाज़ हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आए, इक्वालिटी, फ्रीडम, ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमारे प्रेम्बल में भी फ्रीडम, इक्वालिटी जैसे आइडियाज़ मेंशन किए गए हैं। जो आपका चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम देखेंगे कि कैसे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, कैसे गांधीयन प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एडप्ट किया गया, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स के साथ डील करती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हैं, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज, जो चीज़ें लिखी हुई है उनको हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। जैसे गवर्नमेंट,
कॉन्स्टिट्यूशन, इनके अंदर जो जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही है वो सारी पॉलिटिकल थ्योरी में हमें पढ़ाई जाती हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। ये जो है पॉलिटिकल थ्योरी, ये फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन इन टर्म्स के मतलब को स्पेसिफाई करती है, क्लैरिफाई करती है, समझाती है। इट प्रोव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशंस ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू एसेट्रा। ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू एसेट्रा इन इश्यूज की इम्पोर्टेंस बताती है कि भाई रूल ऑफ लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है, पावर्स को क्यों सेपरेट करा गया है, जुडिशियल रिव्यू का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इन टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस को जो है पॉलिटिकल थ्योरी बताती है। रूसो और मार्क्स और गांधी ये पॉलिटिशियंस नहीं बने, फिर भी इनके जो आइडियाज़ हैं ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करते रहे हैं और करते रहेंगे। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन आवर करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस। जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करते हैं वो लोग हमारे आज के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को भी समझने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर भी विचार करते हैं और देखते हैं कि टाइम के साथ साथ क्या नए नए चेंजेस आ सकते हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है एग्जामिन करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, वाई दिस इज रिलेवेंट फॉर अस नाउ। ये जो टॉपिक है यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं एंड होपफुली पार्ट 2 के अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Lastly, I would say that thanks for 900 subscribers. Thank you so much for your support and let's become a more big family with 1000 subscribers. Keep supporting me this way and hopefully जल्दी से 1000 subscribers भी हो जाएंगे and I'll provide you with similar content in the whole journey. So थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर पार्ट 2 और अदर वीडियोस के लिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन कंसेप्ट्स को ईजिली समझ पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।